नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नड्डा का यह दौरा चुनावी रणनीति को धार देने के लिए काफी खास माना जा रहा है। नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने बिहार कांग्रेस द्वारा जारी एआई वीडियो के बहाने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं महागठबंधन में बवाल जारी है। तेजस्वी राहुल के बीच दरार आ गई है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, लेकिन बदले में तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का नामांकन तक नहीं मिला। यानी एक तरफ बीजेपी का मोदी नीतीश शाह का दमदार त्रिकोण और दूसरी ओर महागठबंधन की कुर्सी खींचतान और मजबूरी का गठबंधन। तो क्या चल रहा है बिहार में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जेपी नड्डा पटना पहुंचे, अमित शाह भी जाएंगे, पीएम मोदी भी 15 तारीख को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। क्या तैयारियां चल रही है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तो हमेशा तैयार रहती है। 24x7x365 इट्स एन इलेक्शन मशीन। अब बिहार में चुनावी घमासान उसकी शुरुआत हो गई है। सबसे बड़ी चीज, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये तय होना है। लेकिन जिस हिसाब से तैयारी एनडीए की है, वहां अगर आप महागठबंधन से कंपेयर कीजिए तो राहुल गांधी ने यात्रा करके सारी की सारी तैयारी को 15-20 दिन पीछे ढकेल दिया। आनंद फानंद तेजस्वी यादव को अपना अलग प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है। ये एक तो बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी जो डिस्टर्बिंग चीजें आ रही है वो प्रशांत किशोर ने आज ऐलान किया। बताया जा रहा है कि 40-40 मुस्लिम उम्मीदवार वो देगा। तो 40-40 मुस्लिम उम्मीदवार प्रशांत किशोर का होगा तो वोट कटेगा किसका? तो एक और ये शॉकर है। और जो कुछ भी बचा कुचा था वो आपने वो एआई वाला जो वीडियो निकाल करके प्रधानमंत्री मोदी की मां, तो आप खुद ब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ऐसे में जेपी नड्डा वहां जाएंगे तो ये लोग तो मीटिंग में हंसी रहे होंगे ना कि कुछ और इन लोगों को करने दो, या आपस में लड़ झगड़ करके ये सारी चीजें जो है वो सौंप करके चले जाएंगे। 2-3 चीजें हैं जो समझने की है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी तंत्र है वो पूरी तरीके से पिछले 2 महीने से फुल एक्शन मोड में है। 1, इन लोगों ने एसआईआर के जरिए अपने संगठन को पूरी तरीके से गैल्वेनाइज कर दिया। ये सारे लोग एक्टिव हो गए। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ऐसी है कि हर गांव, हर कस्बे, हर पंचायत में इनके एक्टिव मेंबर्स पार्टी के व्हाट्सएप के ऊपर हैं। आप इस चीज को समझिए। ये लोग वोट चोरी करते रह गए और अभी तक इन लोगों ने चुनाव के लिए संगठन नहीं खड़ा कर पाए ये लोग। क्योंकि मैं भी गया था बिहार, वहां हमने देखा कि भाई क्या वहां माहौल चल रहा है। आरजेडी वाले अब वही चौक चौराहे पे 3-4 तो मिल ही जाएंगे आपको। लेकिन जब ये पूछताछ हो रही थी भाई किसका बीएलए एक्टिव था, कौन लोग लोगों से संपर्क में थे, तो मालूम चल रहा है इसमें कोई मुकाबला ही नहीं। जेडीयू और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ऑफ कैमरा बहुत सारे लोग बताते थे कि हम लोगों ने तो जानबूझ के ढूंढ के घर को कि जहां जहां डबल वोट था उसको कटवाया गया। आप जो है प्रोटेस्ट करने में लग गए। तो एक तो तैयारी को लेकर के आप पीछे चल रहे हो। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक बना नहीं। और आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पे कांग्रेस पार्टी की जो चुप्पी है वो तो कुछ और ही इशारा कर रही है कि ये महागठबंधन चुनाव घोषणा तक एक साथ रह पाएगा या कोई और नया गठबंधन बनेगा, इस
और संकेत जा रहे हैं। बिल्कुल, और मूड भी साफ साफ नजर आ रहा है। एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि पीएम मोदी का अपमान किया गया, उनकी मां को गालियां दी गई, और जो एआई वीडियो आया उस पे जेपी नड्डा का भी बयान आया। लेकिन अलग अलग जगहों पे एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। दिल्ली से खबर आई है कि एफआईआर मोदी के मां के अपमान को लेकर दर्ज हो गया। क्या ये मामला आने वाले दिनों में बढ़ेगा? और नड्डा जा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं, गृह मंत्री भी उठाएंगे, पीएम मोदी खुद भी इस मामले को उठाएंगे। देखिए, ये कोर्ट कचहरी का मामला चुनावी मैदान में नहीं चलता जी। इससे थोड़ी परेशानियां उन नेताओं को हो सकती है, लेकिन कोर्ट में क्या केस चल रहा है उसको ग्राउंड पर, ग्राउंड रियलिटी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अपने तरीके से चल रही है और एनडीए की तैयारी कोऑर्डिनेशन को लेकर है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग के ऊपर जो बातचीत हो रही है वो पिछले वाले फार्मूले से थोड़ा अलग है। पिछले वाला फार्मूला जो बना था उसमें नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें दी गई उसमें कहा गया कि 110 सीट तो आपकी है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी सीट में से उधर सहनी को, और सहनी को 11 सीटें दी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी 99 सीटों पर चुनाव लड़ी और 75 सीटें जीत कर आई। तो जो कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बीच, कि अभी एडजस्टमेंट के लिए हम लोग देख लेते हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं और दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारा होना है, और उसके बाद जो हमारे छोटे अलायंस हैं उन लोगों को किसके साथ एडजस्ट किया जाएगा। अगर 50-50% का फार्मूला रखते हैं तो उसके बाद एडजस्टमेंट किसके साथ किसका होगा। चिराग पासवान किसके खाते में आएंगे जिसको समझा सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच जब बातचीत होगी तो उसमें चिराग पासवान ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से हम मंत्री भी हैं, सांसद भी हमारे 5-5 बन के आए हैं, और आगे भी क्या हो सकता है जिसके कारण हम भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी बनकर रहे, क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह एनडीए बिखरा हुआ नहीं रहेगा। चिराग पासवान को ही पिछले दिनों 2 बार कह दिया गया कि आप नीतीश कुमार के ऊपर अटैक मत करें और लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं जो बिहार में चल रही है उसमें डिफेंड करें। ऐसा नहीं कि सरकार के नाम पर आप सीधे अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता माने और वे बेबाक टिप्पणियां करना शुरू कर दें। तो इसलिए चिराग पासवान भी थोड़े नरम हुए और आजकल वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं जिसको किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, ऐसे संभावना दिख रही है कि मुकेश सहनी फिर से वापस आएंगे, क्योंकि महागठबंधन में जो चल रहा है खींचतान उससे मुकेश सहनी के लिए वापसी की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और इन मामलों में पहले जो अमित शाह की बैठक हुई दिल्ली में, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान बनाया गया और उन्होंने कहा कि आप एक ऑर्डर तय करो कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर किन किन मुद्दों पर क्या क्या काम करोगे, और उसके लिए 5 नवंबर तक का मुद्दा है कि इधर से 15 सितंबर के बाद से आप जब शुरू करोगे अपना कैंपेन तो 15 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक क्या होगी, और 15 अक्टूबर से 1 नवंबर तक क्या होगी। और उसके बाद लगभग ये माना जा रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक से चुनाव शुरू हो जाएगा और 2-3 फेज में लगभग होगा चुनाव। तो उस समय तक आप कौन कौन से मुद्दों पर अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, इसके लिए पूरा प्रारूप तैयार करके आप लाओ। और इसी संदर्भ में जेपी नड्डा जो गए वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए भी और नीतीश कुमार के साथ बातचीत के लिए भी लगभग फार्मूला तो सीट शेयरिंग का तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जीती थी उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज होगा नहीं, और उसके बाद जो सीटें मिलेगी वो कहां कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और किन सीटों पर कौन से चुनाव लड़ेंगे, इन बातों की चर्चा अभी चल रही है, जिसकी घोषणा कुछ दिनों में हो जाएगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नए मुद्दे ऐड किए हैं, जिसकी चर्चा आप कर रही हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी का यह मुद्दा जो खुद पीएम मोदी भी उठाएंगे, जो डरा हुआ है कांग्रेस वाले बार बार इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया गया और पीएम मोदी को अपनी मां को बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि जैसे ही मां की चर्चा बिहार में खुद मोदी करेंगे उसके बाद यह मुद्दा और बढ़ेगा और अलग अलग इलाकों में जो भाजपा की स्ट्रेटजी है उसके कारण महागठबंधन के नेताओं के लिए यह मुश्किल हो जाएगा कि उस दौरान
वो इन मुद्दों पर कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। मतलब एनडीए का पूरा रोड मैप, रणनीति, सीट फॉर्मूला, एकजुटता, सब कुछ तैयार है, लेकिन महागठबंधन में क्या चल रहा है? क्या उनके पास कोई रणनीति तैयार है? तेजस्वी यादव भी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, कोई रणनीति लेकर निकलेंगे या नहीं? देखिए, रणनीति इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि बिहार में जाति के नाम पे वोट होता है। तेजस्वी यादव इस मामले में बहुत ही हैंडीकैप्ड हैं, इन अ सेंस कि आपके पास मुस्लिम और यादव के अलावा किसी बड़े चंक का समर्थन नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इसी तरह की राजनीति पहले की है। लालू यादव है नहीं कि जिसकी वजह से तमाम यादव के वोटर्स जो है वो आरजेडी के साथ आए, ये सुनिश्चित अभी तक नहीं कर पाए तेजस्वी यादव, ये भी समझ लीजिए। कहीं अलग से बड़े भाई तेज प्रताप वो कहीं और गठबंधन बना ले कि जैसे पिछली बार एक तीसरा मोर्चा बन गया था, ओवैसी वगैरह के साथ अगर वो मिल जाएंगे तब तो ये चुनाव शुरू होने से पहले ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहली चीज क्या है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर यादव भी गैल्वनाइज होंगे, साथ में आएंगे। ये कैच 22 सिचुएशन में फंसे हुए हैं सारे लोग महागठबंधन के, और कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना नहीं रही। अब यादव के पास हो तो जाके बता कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। ये क्यों इतने ज्यादा आतुर हो गए? यात्रा के आखिरी दिन छपरा में जो है उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बाकी लोग बोल ही नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो इसलिए करने की जरूरत है कि ताकि वो एक मैसेज दे सके, और जहां ये मैसेज गया यादवों में कि चुनाव के बाद तय होगा, तब तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो लीडरशिप किसके पास होगी ये तय नहीं है। सीटें बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन से जोड़ ले, भाई कम से कम 140 सीटों के ऊपर तो आरजेडी लड़ेगी। उससे कम पे लड़ने का मतलब है कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि ये भी दिक्कत है ना कि आपने वीआईपी को 40 सीट वो मांग रहे हैं, आप 20 भी देते हो, 25 भी देते हो। कल चुनाव जीतने के बाद वो गठबंधन में रहेगा नहीं रहेगा, कोई गारंटी है इसका? आपके गठबंधन से जो है और भी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ रहे, और ऊपर से आप ऐड पे ऐड किए जा रहे हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी आपने कह दिया कि भाई सीटें देंगे, एक और पार्टी है उसको भी कह दिया आप सीटें देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल तो 243 ही है, 243। तो सीट एडजस्टमेंट में दिक्कत है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको इतना इतना सीट चाहिए। 20 के आसपास की लिस्ट उन्होंने बना दी है। 35 सीट की तो लिस्ट कंफर्म है कि उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। और बाकी के जो 20 सीट हैं, 20-25 सीट, वो जो है वो मैनेज करने को तैयार है। लेकिन 35 सीट जहां मुस्लिम और दलित बहुल है, वहां कांग्रेस पार्टी खुद लड़ना चाह रही है। तो इधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन तो दूर दूर तक उसका अता पता भी नहीं। तो ये जो कंफ्यूजन है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में, राहुल तेजस्वी आमने सामने है, कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? क्योंकि चुनाव तो अब काफी नजदीक आ गया है। देखिए, अगर नेतृत्व एक होता है और किसी एक के चेहरे पर चुनाव लड़ना है और उसके नेतृत्व को दूसरे सारे लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तब तो एक अच्छी रणनीति बनती है। जैसे ये एनडीए के अंदर वो नेतृत्व है कि सबको पता है नीतीश कुमार बिहार में, और ऐसे जो नेशनल लीडरशिप के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, ये दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरे उनके दिखाई पड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन में यही समस्या है। सब कहता है कि हम अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, तो हम तुम्हारी बात कैसे माने। अब राहुल गांधी सामने होंगे तो तेजस्वी यादव से कांग्रेस वाले कहते भाई तुम तो बिहार के नेता हो, ये तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो इससे सीखो, तुम सिखाने की कोशिश मत करो। अब राजद वाले कहता है कि बिहार में ये लालू यादव का परिवार, तेजस्वी यादव खुद यही नेता हो सकते हैं, राहुल गांधी को कौन पूछता है।
राहुल गांधी के कहने पर हमें 5% वोट नहीं मिलेगा अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। तो इसलिए नेतृत्व तो तेजस्वी यादव का रहेगा और रणनीति भी हम ही लोग बनाएंगे। राजद के रणनीति पर कांग्रेस को चलना पड़ेगा। कांग्रेस अगर ये सोचकर आएगी कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द के 4-5 लोग यहां पर बिहार में आकर कोई मुद्दा लेकर आएंगे और उस मुद्दा को राजद वाले उठाए, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति को हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। और आप नेशनल पॉलिटिक्स में होने के कारण कांग्रेस के दूसरे स्टेट के लीडर भी अगर कोई बात बोलते हैं तो उसमें बिहार का मुद्दा सामने आ जाता है। तो ये समस्याएं चल रही है। कभी भी मुकेश सहनी पीएम मोदी को नेता मान लेंगे, नीतीश कुमार को नेता मानेंगे, वो तेजस्वी यादव को वो भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तो कहते हैं डिप्टी सीएम घोषणा करो, मेरे बारे में बात करो। और पिछली बार तो मीटिंग में ये भी बोला था कि 3 लोकसभा की सीट दिए थे, उसके आधार पर अगर तय करोगे तो 18 से 20 सीट ऐसे भी हमको मिलना चाहिए। और उसके बाद दूसरे जगह पर जहां मुजफ्फरपुर में हमारे कास्ट के वोट हैं, अंगिका अंग प्रदेश में हमारे कास्ट के वोट हैं, गंगा के पूरे कछारी इलाकों में इनके कास्ट के वोट हैं, तो उन जगहों पर हम आपको सहयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि दूसरे जगह मेरे वोट से जीतोगे और सीटें हमें नहीं दोगे। तो ये जो रस्सा कस्सी का माहौल चल रहा है और उसमें हेमंत सोरेन और पशुपतिनाथ पारस ये दोनों की एंट्री हुई है, इसके कारण महागठबंधन में कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ गया है। सीट शेयरिंग तो चलेगा ही और मुद्दे भी सबके अपने अपने हैं। कांग्रेस अपने तरीके से, सहनी अपने तरीके से, और फिर राजद का जो पुराना राग चल रहा है वो अपने तरीके के मुद्दे निकाल के लाते हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन में एक दूसरे का साथ ही नहीं मिल पा रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बीजेपी का जोश हाई है, कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन है। नड्डा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह 18 और 27 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे। वो 5 जोन में बटे बिहार में अलग अलग क्षेत्रीय बैठकों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करेंगे। तो बीजेपी की तैयारी तेज है, एनडीए में उत्साह है, पर महागठबंधन में दरार है। तो आपकी क्या कुछ राय है बिहार के चुनाव को लेकर? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।